हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। तो कल हमने देखा था हार्क। हार्क में देखा था दो मेथड, चेस कंबाइनिंग और आईआरबी। आईआरबी को कहते हैं इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी वर्जन। और क्या देखा था, दो टाइप का हमारा हार्क होता है। एक होता है एसिंक्रोनस, दूसरा होता है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस किसमें यूज करते हैं? डाउनलिंक के पर्पस में। और सिंक्रोनस जो यूज करते हैं अपलिंक में यूज करते हैं। तो सारा चीज मैंने बताया था आपको कैसे एसिंक्रोनस काम करता है हमारा। आज हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस के बारे में। सिंक्रोनस प्रोसेस ये होता है आपका अपलिंक में यूज। ठीक है। तो इसमें इसमें देखा जाए तो हार्क का मेन मकसद क्या है? अगर देखा जाए हार्क, तो मेन मकसद क्या है? एक्नॉलेजमेंट देना, रीड ट्रांसमिट करना ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका डेटा जो आया है उसको, उसके अनुसार पे क्या करना है इसको, या तो रीट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा या तो उसको एक्नॉलेजमेंट देगा। यही काम है हार्क का। तो अगर ये अपलिंक का केस है, तो जब भी इसको अपलिंक में इसको एक्नॉलेजमेंट देना होगा या रीड ट्रांसमिट करना है कोई डेटा को, तो वो क्या करेगा, शेड्यूल करेगा फिक्स टाइम इंटरवल पे। मतलब क्या है? मैंने कल मैंने कल भी बोला था आपको, यूई कुछ भी डेटा ट्रांसमिट करता है, सारे का सारा क्या है, यूई ई नोड बी के कंट्रोल में है। अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अगर कुछ भी ये ट्रांसमिट कर रहा है तो शेड्यूल करेगा कौन इसको? ई नोड बी। कब करेगा? एक फिक्स टाइम इंटरवल पे बोलेगा, उसी समय इसको करना होगा। अपने मर्जी से कभी भी ये दोनों एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन ट्रांसमिट नहीं कर सकता है वो। ठीक है। जब ई नोड बी बोलेगा कि इस सब फ्रेम पे तुमको भेजना है, इतने देर में भेजना है, तभी उसको भेजना पड़ेगा यूई को। इसके अंदर कोई भी हार्क प्रोसेस आईडी का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं जरूरत पड़ता है? क्योंकि ई नोड बी को पहले से पता रहता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन आने वाला है और किस टाइप का इंफॉर्मेशन आने वाला है। इसलिए यहाँ पर अपने को मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसका अगर सिग्नलिंग ओवरहेड की बात किया जाए तो लो होता है। जैसे कि अगर एसिंक्रोनस की बात किया जाए तो उसमें सिग्नलिंग ओवरहेड हाई था। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग हार्क प्रोसेस आईडी को यूज करते थे। और कितने हार्क प्रोसेस हमारे पास बताइए? एफडीडी में कितने हार्क प्रोसेस हैं? 8 है। 8 है। ठीक है। तो 8 हार्क प्रोसेस है तो कितना आईडी बनेगा? 8 आईडी बनेगा। ठीक है। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपका डबल भी हो सकता है। जब आप स्पेक्ट्रल मल्टीप्लेक्सिंग को आप यूज कर रहे हो और इसमें दो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक अगर आपका यूज हो रहा है, उस केस में क्या कर सकते हो आप? दो एक्नॉलेजमेंट्स को यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है। दो ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग इस सब फ्रेम। इस केस में आपका जो एक्नॉलेजमेंट होगा डबल हो जाएगा। और अपने को पता है ट्रांसपोर्ट ब्लॉक क्या होता है? जो भी हमारा आउटपुट मैक लेयर से निकलेगा, जो भी मेरा आउटपुट मैक लेयर से निकलेगा उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। तो दो आउटपुट निकल रहा है मैक लेयर से, तो दो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। और दोनों क्या कर रहा है? एक ही सब फ्रेम पे जा रहा है। तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो डबल हो जाए, दो बार हार्क भेज दे वो। इसमें हम लोग आईआरबी पॉसिबल है इन अपलिंक डायरेक्शन बिकॉज ई नोड बी हैव अ लार्ज मेमोरी कैपेबिलिटी। हमारा यूवी सेट में क्या था? हम लोग दो मेथड को यूज कर रहे थे, चेस कंबाइनिंग को और आईआरबी को। चेस कंबाइनिंग कब यूज कर रहे थे? जब आईआरबी पॉसिबल नहीं है तब। लेकिन हमेशा आईआरबी प्रिफर्ड मेथड होता था हमारा। और यूई का बफर पे भी डिपेंड करता था कि आईआरबी यूज करना है या चेस कंबाइनिंग यूज करना है। जब भी हमारा यूई का बफर का साइज स्मॉल है तो उस केस में आईआरबी इंप्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता था उस समय। तो हम लोग क्या करते थे? चेस कंबाइनिंग वहां यूज करते थे। लेकिन ई नोड बी के पास
मेमोरी का कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है इनोडबी के पास, ठीक है, बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है इनोडबी के पास, और उसको मेमोरी का कोई भी स्कार्सिटी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेमोरी का कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं अपलिंक के केस में, क्योंकि यूई क्या कर रहा है, इनोडबी को डेटा भेज रहा है और इनोडबी के पास सफिशिएंट मेमोरी है। जब सफिशिएंट मेमोरी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा डेटा को सेव करने में। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग कौन सा मेथड को यूज करेंगे, आईआरवी को यूज करेंगे, इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी वर्जन को यूज करेंगे, ठीक है। जब अपलिंक में कोई भी डेटा को यूज कर मतलब कि ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक सबफ्रेम होगा हमारे पास, ठीक है। जैसे कि 8 हार्ट प्रोसेस है तो 8 सबफ्रेम को यूज करके हम लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। यहाँ पर कोई डेटा आया आपका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक से, जैसे कि मैकलियर से, यहाँ पर आपका आकर पहले बैठा, ठीक है, फिर मैकलियर से दूसरा आया। तो जैसे पहला आएगा, ठीक है, पहला आएगा तो क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। जब वो ट्रांसमिट करेगा तो क्या दूसरा तुरंत आना चाहिए क्या, नहीं। जैसे ही वो ट्रांसमिट करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ से, थोड़ी देर को वो वेट करेगा। इसलिए वेट करेगा क्योंकि उसको पता नहीं है, अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है किधर से, अदर एंड से, कि वो डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जब तक इसको एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए तब तक वो दूसरा डेटा को नहीं भेजेगा। तब तक उतने देर तक ये क्या करेगा, तब तक वो उतने देर के लिए वो कोई और प्रोसेस, कोई और अपना सबफ्रेम पे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। ये भी डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, ये भी थोड़ी देर के लिए वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक उसको उधर से एक्नॉलेजमेंट मैसेज ना मिल जाए। मतलब यूई ने कोई डेटा को ट्रांसमिट किया इनोडबी के पास, इनोडबी उसको रिसीव किया कि नहीं किया, उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। जैसे इनोडबी ने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दे दिया, ठीक है, एक भेज दिया उसको, इसको यूई को, जैसे एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देगा तो क्या करेगा, यूई दूसरे मैसेज को दूसरे मतलब की डेटा के लिए प्रोसेस करना शुरू कर देगा। और क्या हो सकता है, जैसे कि इसको मिला है एक्नॉलेजमेंट, तो इस पर क्या होगा, सेकंड वाला डेटा जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। तो इतने देर के लिए वेट तो करेगा नहीं, फिर क्या करेगा, तीसरे के लिए प्रोसेस करेगा, चौथे के लिए प्रोसेस करेगा, पांचवें के लिए प्रोसेस करेगा। इस तरीके से सबके लिए वो प्रोसेस करते चला जाएगा। कितने हमारे पास हैं, टोटल 8 हैं, 8 हार्ड प्रोसेस हैं, मतलब 8 हमारे पास बफर हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। 8 हार्ड प्रोसेस मतलब 8 बफर भी हो गया, बोल सकते हो आप। जैसे एक बार एक राउंड कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, ये राउंड आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, फिर से जो 9वां जो डेटा आएगा, 9th वाला जो डेटा आएगा वो क्या होगा, फिर इस पे आके बैठेगा और फिर से ये ट्रांसमिट होना शुरू कर देगा। फिर 10वां जो आएगा इस पर होगा, 11 होगा, ये होगा 12 13 14। लेकिन किसी को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो, नैक मिल गया तो, इसमें ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि कोई भी सबफ्रेम को यूज कर ले डेटा को रीट्रांसमिट करने के लिए। जिस पर आपको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला है उसी पर क्या करना है, इसको डेटा को रीट्रांसमिट करना है। जैसे कि इसको मिल गया नैक पहला वाला को, तो 9th वाला डेटा इस पर जाएगा क्या, नहीं, 9th वाला फिर सेकंड वाला पे जाएगा, इस पर वही वाला डेटा को फिर से प्रोसेस करेगा जो हमारा फेल हो गया है। तो यूई के पास क्या है, इट हैव टू यूज द स्पेसिफिक प्रोसेस इन स्पेसिफिक सबफ्रेम। तो यही वाला प्रोसेस को बोला जा रहा है। समझ में आया ये वाला आपको? यस सर। आया ना, ठीक है। हाँ, तो यूई हैज टू यूज द सेम हार्क प्रोसेस एंड नंबर एवरी 8 सबफ्रेम। तो हार्क प्रोसेस नंबर होता है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 जो भी है नंबर, और किस तरीके से काम कर रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब you have to use a specific HARP process ID at a specific subframe. The receiver knows exactly which HARP process comes when, ठीक है। And InnoDB can also knows about RV because uplink grant DCI 0,
फ्रॉम इनोडबी कैन स्पेसिफाई आरवी यूजिंग एमसीएस फील्ड। तो देखिए कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कि इनोडबी को तो पता है कि कौन सा प्रोसेस अभी आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो सबसे पहले क्या करते हो, इनोडबी से अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगते हो। अपलिंक ग्रांट रिसोर्स का नाम देखा जाए तो बहुत सारा है। आप अपलिंक ग्रांट रिसोर्स का नाम क्या है? एक तो आपका देखा था कि रार मैसेज में क्या था वहां पे, PUSCH PRB था, ठीक है, PUSCH PRB। ये भी इसका मतलब क्या हुआ, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगना हुआ। दूसरा नाम क्या है इसका, DCI 0 भी है। अगर आप DCI 0 बोलते हो तो भी यूं ही समझ जाएगा कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हो, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के बारे में बात करना चाहते हो। तो ये तीन चीज है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों एक ही चीज है। अपलिंक ग्रांट रिसोर्स, PUSCH PRB और DCI 0, ये तीनों एक ही चीज को बोला जा रहा है। किसके बारे में? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के बारे में बोला जा रहा है। यूं ही कह रहा है कि मुझे आप रिसोर्स दो, तब जाकर मैं आपको डेटा को ट्रांसमिट कर पाऊंगा। तो बात यार ये किस टाइप का डेटा है भाई आपके पास, वो भी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसको? इनोडबी को। इनोडबी को ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे पास किस टाइप का डेटा है, कितने साइज का डेटा है, तो सारा उसको बताना पड़ता है। तो इनोडबी कैन ऑल्सो नोज अबाउट आरवी, ठीक है, उसको इनोडबी को ये भी पता रहता है कि कौन सा IRV यूज होने वाला है। वो मैंने बताया था कल, कितने वर्जन है हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, बताइए कोई। हाँ, याद है सर, 4 4 है। 4 ठीक है, तो वर्जन 0 किस लिए यूज करते हैं? बताइए, वर्जन 0 किस लिए यूज करते हैं हम लोग? न्यू मैसेज के लिए, फर्स्ट डेटा, फर्स्ट टाइम का न्यू डेटा के लिए हम लोग वर्जन 0 यूज करते हैं। 1 2 3 दोबारा रीट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखो, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। सो इस तरीके से, और ये भी बताता है कि कौन सा मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम को यूज करना है। MCS का मतलब क्या हुआ? मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम। और आपको मैंने बताया था फिजिकल लेयर का पहला क्लास में ही, मॉड्यूलेशन कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं, BPS के, QPS के, 16 क्वैम, 64 क्वैम और 256 क्वैम। तो कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये इनोडबी को पहले से पता रहता है, क्योंकि यूई इसको बता देता है। ठीक है, तो और ये बताने वाला कौन है यूई को? इनोडबी होता है। इनोडबी ही उसको बताता है कि तुमको ये मॉड्यूलेशन यूज करना है, ये तुमको आरवी यूज करना है, तुमको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे हमारा काम करता भी है, तो उससे ज्यादा आपको क्लियर हो भी जाएगा। हार्क रीट्रांसमिशन आपका 2 टाइप का होता है, एडेप्टिव रीट्रांसमिशन और नॉन एडेप्टिव रीट्रांसमिशन। ये किस में हो रहा है? सिंक्रोनस में हो रहा है। कल मैंने बताया था एसिंक्रोनस में भी कोई डिफरेंट टाइप्स का रीट्रांसमिशन होता है। बताइए कौन सा था उसमें? उसमें था आपका एडेप्टिव। एडेप्टिव रीट्रांसमिशन हम लोग करते हैं वहां पर, इसमें एसिंक्रोनस में। तो देखिए, ये मैं टेबल आपको बताना ये चाहता हूं कि किस तरीके से हमारा आरवी रिडंडेंसी वर्जन हमारा काम करता है विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम इंडेक्स, और मॉड्यूलेशन ऑर्डर है हमारे पास है, TBS इंडेक्स है। तो MCS का मतलब क्या हुआ? मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम है, जो कि 5 बिट का होता है। सब लोग अपने अपने नोटबुक में लिखते चले जाइए, बाद में कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। तो 5 बिट का क्या है आपके पास? MCS है, मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? 2 की पावर 5 अगर लेते हो तो कितना पॉसिबल वैल्यू है? 0 से लेकर 31 तक। वही चीज यहाँ पर लिखा है, 0 से लेकर 31 तक। मॉड्यूलेशन ऑर्डर है आपका। मॉड्यूलेशन ऑर्डर क्या बोलना चाह रहा है? नंबर ऑफ बिट्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि QPS से कितने बिट को कैरी करता है बताइए? 6 बिट। QPS के, हाँ, QPS के आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं। 2 बिट का
2 बिट का, वेरी गुड। 16 क्वैम 4 बिट का, और 64 क्वैम 6 बिट का। 6 बिट। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा, देखिए मॉड्यूलेशन ऑर्डर की बात किया जाए तो 2 बिट कहाँ से कहाँ यूज हो रहा है आपका, 0 से लेकर 10 तक, यूपीएस। ठीक है। 0 से लेकर 10 तक जब मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम, ये बताने वाला कौन है, इनोड भी बताता है यूई को कि तुमको मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम ये यूज करना है। किस बेसिस पे, पीआरबी बेसिस पे, कितना उसके पास रिसोर्स ब्लॉक है प्रेजेंट, उसको देखते हुए बहुत सारा चीज है। मैं आपको मैक लेयर पे बताऊंगा किस तरीके से यूनिट हर चीज को शेड्यूल करता है। मैक लेयर पे यूनिट का जब मैक लेयर होता है वो शेड्यूलर होता है, मैक शेड्यूलर होता है, वो शेड्यूल करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, सारा चीज वो बताता है। तो क्या है कि मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम 0 से लेकर 10 तक उसमें क्या करेगा, वो क्यूपीएसके को यूज करेगा। क्यूपीएसके क्या है, स्पीड देखा है तो बहुत कम है, एक सिंबल 2 ही बिट को कैरी करेगा। अगर 11 से लेकर 20 तक की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना यूज हो रहा है, 16 क्वैम मॉड्यूलेशन। और अगर 21 से लेकर 28 तक की बात किया जाए तो यहाँ यूज हो रहा है 64 क्वैम मॉड्यूलेशन। तो और आरबी की बात किया जाए तो आरबी क्या है, 0 से लेकर 28 तक जो मॉड्यूलेशन जो यूज हो रहा है, मॉड्यूलेशन कर एमसीएस इंडेक्स जो यूज हो रहा है आपका, इसमें न्यू डेटा जा रहा है सिर्फ। देखिए इसमें क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू डेटा इसमें जा रहा है आपका। लेकिन जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका एमसीएस इंडेक्स 29, 30, 31 रहेगा, इसमें देखिए आपका आरबी चेंज हो रहा है। और 1, 2, 3 किस लिए होता है, रीड ट्रांसमिशन के लिए होता है। लेकिन मॉड्यूलेशन ऑर्डर और टीबीएस इंडेक्स देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, सेम यूज होगा। जो रीड ट्रांसमिशन में था, जो पहला बार जो ट्रांसमिट किया था ना, सपोज करो इसने मॉड्यूलेशन ऑर्डर 6 का यूज किया था फर्स्ट टाइम में, तो 29 में भी 6 को ही यूज करेगा। अगर इसने 4 को यूज किया तो 4 ही यूज होगा, जब 2 को यूज किया तो 2 ही यूज होगा। मतलब कि फर्स्ट टाइम में जो मॉड्यूलेशन ऑर्डर को यूज किया गया था वही यहाँ पर भी यूज हो रहा है। टीबीएस इंडेक्स होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज होता है। ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज आपको बताता है कितने बिट का पैकेट आप मतलब कि ट्रांसमिट कर सकते हो। ये टीबीएस इंडेक्स में आपको बताऊंगा, ये आपका स्पीड डिपेंडेंट आपके लिए है, ठीक है। कितना साइज का आप एक बार में ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को आप रेडी कर सकते हो। और ये डिस्पैच करने वाला कौन है, मैक लेयर होता है। मैक लेयर कितने बड़ा डेटा को वो एक बार में बनाना चाहता है, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और इसको मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल्स में आपको कहाँ, थ्रूपुट वाला चैप्टर पे, क्योंकि थ्रूपुट से ये थोड़ा ये रिलेटेड है ये वाला टीबीएस इंडेक्स। बाकी कहीं पे क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। सर एमएससी का फुल नाम क्या है, एमसीएस का? एमसीएस का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम, ठीक है। एमसीएस मतलब मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम। कितने बिट के होते हैं, 5 बिट के होते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं, 0 से लेकर 31 तक। 0 से लेकर 28 न्यू डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब भी कोई न्यू डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम 0 से 28 कोई भी उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा पीआरबी कितना अवेलेबल है और रेडियो कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से क्यूपीएस के यूज करो या 16 क्वैम यूज करो या 64 क्वैम यूज करो। ये बताने वाला कौन होता है, इनोड भी होता है यूई को। अगर कोई डेटा को रीट्रांसमिट कर रहा है तो 1, 2, 3 यूज होगा, जिसका मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम 29, 30, 31 होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, पूछो, ठीक है। एक और नैक में क्या होता है? क्या बोले? एक और नैक जो है वो बार बार आ रहा है, उसमें क्या होता है सर? अच्छा, एक और नैक, एक्नॉलेजमेंट मैसेज हुआ। जैसे कि कोई चीज सपोज करो आपने किसी को गिफ्ट करना चाहते हो आप,
ठीक है, आपका फ्रेंड कहीं पर बैठा हुआ है बेंगलोर में, आप बैठे हो यूपी में सपोज करो, और आपका फ्रेंड है बेंगलोर में है, तो आपने कुछ चीजें गिफ्ट को क्या किया, पार्सल कर दिया, है ना। तो आप क्या करते हो, उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हो कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, करते हो ना जी। और जैसे ही हाँ पहुंच जाता है आपका फ्रेंड के पास, तो आपको फ्रेंड क्या बोलता है, हाँ जी मुझे पार्सल मिल चुका है। तो क्या है वो चीज, एक्नॉलेजमेंट मैसेज है कि हाँ भाई कंफर्म मैं हो चुका हूँ कि ये पार्सल जो मैंने दिया था वो पहुंच गया मेरे फ्रेंड के पास, है ना। अच्छा। हाँ अगर आपका फ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं पहुंचा, तो क्या हो गया वो, वही आपका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट बन गया, मतलब कि अरे यार मैंने भेजा था 4 दिन पहले, अभी तक वो पहुंचा क्यों नहीं है। तो पहुंचा आप क्या करते हो, अपना कुछ भी प्रोसेस लगाते हो भैया कि कहाँ फंस गया भाई, देखो भाई इसको ट्रैक करो, इसको करते हो ना। हाँ हाँ वही चीज हुआ, मतलब हाँ, उसको रिसीव हुआ तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, नहीं रिसीव हुआ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ओके ठीक। क्लियर हुआ। हाँ सर ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब हमारा एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव, जैसे मैंने बताया था आपको, दो डिफरेंट टाइप्स का हार्क प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हमारा एडेप्टिव हार्क प्रोसेस कैसे काम करता है वो देख लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, एडेप्टिव अपलिंक हार्क प्रोसेस कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो देखिए, यूई को कुछ भेजना है, ठीक है, यूई को कुछ भेजना है, तो लॉजिक आप लोग बताना मेरे को। यूई को पहले हाँ भेजना होगा कुछ भी, तो पहले क्या करेगा वो, रिसोर्स मांगेगा इनोड बी से, हाँ या ना। हाँ हाँ रिसोर्स मांगेगा। जब यस सर। इनोड बी, देखिए यहाँ पे यूई है और यहाँ पे नेटवर्क है हमारे पास, तो यूई ने इनोड बी से क्या किया, रिसोर्स मांगा, और इनोड बी ने क्या किया, उसको रिसोर्स दिया। किसके फॉर्मेट में दे रहा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था डीसीआई जीरो भी क्या है, अपलिंक ग्रैंड रिसोर्स के लिए होता है ना, हम्म, बोला था मैंने अभी आपको। और मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम क्या यूज कर रहा है बताइए, बीट बीट का एट यूज यूज कर रहा कर है, रहा 8 बीट का। है। एट में कौन सा आपका मॉड्यूलेशन ऑर्डर होता है बताइए, 0 से 10 के याद होगा, अभी आपको मैंने बताया था 0 से 10 के बीच में मॉड्यूलेशन ऑर्डर क्या है, 2 बिट का था, जो कि इसको कहते हाँ हैं क्यूपीएस के। 11 2 से बीट लेकर का 20 तक क्या था हमारा, 4 बिट का था। 4 बिट अब का 20 था। से लेकर 28 तक क्या था हमारा, 6 बिट का। 6 बिट का था, है ना। तो यहाँ पर कौन सा यूज कर रहा है ये कह रहा है कि तुमको क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन से डेटा को ट्रांसमिट करना है, ये कहना चाह रहा है नेटवर्क। देखिए, हर काम नेटवर्क उसको बताता है यूई को। अब नेटवर्क बोल रहा है कि तुमको क्या करना है क्यूपीएस के, क्योंकि एमसीएस 8 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 बिट का ही मॉड्यूलेशन ऑर्डर होगा, और आरबी 0 है, मतलब कि नया डेटा है तुम्हारे पास, तो मैं तुमको भेजूंगा आरबी 0, तुम नया डेटा को भेजना और क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन से भेजना, और ये लो अपना अपलिंक ग्रांट रिसोर्स। यूई ने बोला ठीक है, मैं इसको रिसीव करता हूं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, 4 मिली सेकेंड, यहाँ पे देखिए 4 सबफ्रेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यूई को 4 मिली सेकेंड चाहिए उसको रिप्लाई भेजने में। तो रिप्लाई करने के लिए यूई को 4 मिली सेकेंड चाहिए। तो क्या किया यूई ने, अपना जो भी था इंफॉर्मेशन उसने भेज दिया। इस पर भेजा वो पीयूएससीएच चैनल पे, मतलब जो कि पीयूएससीएच पीआरबी मैंने आपको बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, पीयूएससीएच पीआरबी ले लो, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स ले लो, और डीसीआई 0 ले लो, तीनों क्या है, सेम है। तो पीयूएससीएच चैनल पे क्या करेगा, ये डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। अब क्या डेटा था, कुछ भी हो सकता है, यूई के पास कुछ भी डेटा हो सकता है, वो अपना क्या किया, डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। किस पे भेजा वो, पीयूएससीएच चैनल पे। और आरबी कौन सा इंप्लीमेंट किया, आरबी 0। अब मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम कौन सा यूज किया, 8, मतलब कि क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन से नेटवर्क को भेज दिया। नेटवर्क ने बोला, ठीक है, ऊपर वाला को काट देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये एडेप्टिव है, मैं बताऊंगा कहानी क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो नेटवर्क ने बोला क्या, कि भैया मेरे को ये डेटा रिसीव नहीं हुआ है, जो आपने डेटा को ट्रांसमिट किया है ना, मुझे वो डेटा नहीं मिला है, इसलिए क्या कर दिया इसने, एनडीआई नॉट टॉगल कर दिया। कल मैंने आपको बताया था एनडीआई के बारे में, क्या है एनडीआई, एक बार बताइएगा।
न्यू डेटा इंडिकेटर। आप लोग लिखा करो ना कॉपी में, तब याद रहेगा कोई भी चीज, सेम टाइम पे लिखोगे तो याद रहेगा। तो एनडीआई क्या आपका न्यू डेटा इंडिकेटर होता है, और क्या मैंने बोला था, ये 1 बिट का होता है। तो 1 बिट का होता है तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो 0 या तो 1। अगर एनडीआई को टॉगल करते हो, टॉगल मतलब क्या हुआ, स्टेट चेंज करना। टॉगल मतलब स्टेट को चेंज करना। मेरा स्टेट अगर 1 है तो टॉगल करके क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। या स्टेट इसका 0 है तो टॉगल करके क्या हो गया, 1 हो गया। इस केस में क्या करते हैं, इसको न्यू डेटा को कहा जाता है। टॉगल हो रहा है तो न्यू डेटा, अगर टॉगल नहीं हो रहा है तो, जैसे 1 था, स्टेट 1 था और 1 के 1 ही रह गया, या 0 था तो 0 के 0 रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट टॉगल। इसमें टॉगल हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रीट्रांसमिट करने के लिए कह रहा है। इसको आप लिख लो कहीं कॉपी में, आप लोग नोट डाउन कर लो पॉइंट्स को। तो एनडीआई नॉट टॉगल कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछता है कि एनडीआई कभी सुने हो, देखे हो। इंटरव्यूअर पूछेगा कि एनडीआई क्या होता है बताओ, तो एनडीआई आपको बताना पड़ेगा। न्यू डेटा इंडिकेटर होता है जो कि बताता है कि नया डेटा है या पुराना डेटा है। तो कैसे बताता है, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा उसको। इंडियन नॉट टॉगल का मतलब यह हुआ कि आपका डेटा रीट्रांसमिट के लिए कहा जा रहा है। और इस पर क्या कहा, MCS 30। अब बताइए MCS 30 किस लिए कहा जाता है, अभी मैंने आपको टेबल बताया था ना, MCS 30 है, 0 से लेकर 28 तक तो न्यू डेटा था, है ना। रिजर्व है, 30 रिजर्व है सर। रिजर्व है, उसमें मॉड्यूलेशन ऑर्डर रिजर्व होगा, वेरी गुड। और इसका आरबी क्या होगा, इसका आरबी सर 29 का 1 है, लिख लीजिए कहीं पे, 29 का 1 है, 30 का 2 है और 31 का 3 है। तो यहाँ पर क्या बोला है, MCS 30 है, मतलब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इस बार तुम मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम 30 लगाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले था ना 8 पे जो दिया था मैंने तुम्हें, वही वाला मॉड्यूलेशन लगाना तुम, 2 बिट वाला। आरबी 2 है, आरबी 2 का मतलब सीधा बोलना चाह रहा है कि तुम रीट्रांसमिट करो, ठीक है। तो फिर से इसको मिल गया DCI 0। DCI 0 का मतलब अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मिला, और 4 मिलीसेकंड के बाद फिर से यूई ने क्या किया, वही डेटा को फिर से रीट्रांसमिट कर दिया। कौन सा आरबी पे, आरबी 2 पे कर दिया। क्यों, क्योंकि नेटवर्क ने बोला था, इसको इनोडबी ने बोला था कि तुमको आरबी 2 इंप्लीमेंट करना है, MCS तुमको 30 यूज करना है। ये सारा कौन बोला, नेटवर्क बोला है। नेटवर्क के अनुसार ही यूई भी काम कर रहा है, मतलब पूरे कंट्रोल में है इनोडबी का। यूई क्या है, पूरे कंट्रोल में है इनोडबी का, ठीक है। फिर आया देखते हैं, फिर से ये नेटवर्क बोलता है क्या, भैया अभी भी नहीं मिला मेरे को आपका डेटा, लगता है बहुत खराब रेडियो कंडीशन में आप बैठे हो, बहुत ही खराब रेडियो कंडीशन है आपका, अभी भी मेरे को डेटा नहीं मिला। इस बार क्या बोल दिया इसने, एनडीआई फिर से नॉट टॉगल आरवी 3 कर दिया इस बार। देखिए आरवी आपका चेंज होगा, आरवी रिपीट नहीं होता कभी भी। पहली बार में क्या इसने यूज किया था, 0, दूसरी बार क्या यूज किया, 2, तीसरी बार क्या यूज किया, 3, देखते रहिएगा। इस बार आरवी 3 यूज किया। MCS क्या यूज किया है, 31 कर दिया। 31 भी क्या है, 31 भी क्या है आपका, MCS 31 में ही आरवी 3 है ना आपका। और रीट्रांसमिट के लिए कहा जा रहा था, फिर से दे दिया इसको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स। यूई को फिर से मिला क्या, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स, और यूई फिर से 4 मिलीसेकंड टाइम लगाता है और फिर से क्या करता है, अपना डेटा को रीट्रांसमिट करता है, जैसे इसको नेटवर्क ने इसको बोला था वैसे ही काम करता है ये, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या किया इसने, नेटवर्क ने यूई को फिर से बोल दिया एनडीआई नॉट टॉगल, बोला फिर से अभी भी नहीं मिला भाई, अभी भी आपका मेरे को डेटा नहीं रिसीव हुआ है। तो बोला कि ठीक है, इस बार तुम MCS 29 यूज करो, RV 1 यूज करो और DCI 0 ले लो। और आपको पता है 29, 30, 31 ये तीनों रीट्रांसमिशन के लिए होता है। इसने एक बार क्या किया, न्यू डेटा को भेजा, और 3 बार क्या किया, रीट्रांसमिट करवा लिया। फिर से 4 मिलीसेकंड के बाद क्या किया, डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। फिर से डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। इस बार क्या बोलता है, कहता है कि मेरे को डेटा रिसीव हो गया। क्या लिखा देखिए, एनडीआई टॉगल, एनडीआई टॉगल,
जब एनडीआई टॉगल हो गया तो मतलब कि आपका स्टेट चेंज हो गया, 1 से 0 या तो 0 से 1 हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको डेटा रिसीव हो चुका है, ठीक है, उसको डेटा रिसीव हो चुका है। और एमसीएस कौन सा हो गया, एमसीएस 8 आ गया, आरबी 0। एमसीएस 8 आरबी 0 का मतलब ये हो गया कि आपका क्या हुआ बताइए, न्यू डेटा के लिए बोला जा रहा है। अब तुम न्यू डेटा भेजो, और इस तरीके से 4 मिलीसेकंड के बाद फिर से हमारा यूई ने अब नया डेटा भेजा है, इस बार पुराने वाला डेटा को नहीं भेजा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप कितनी बार मैक्सिमम रीड ट्रांसमिट कर सकते हो। तो आंसर इसका यह है कि आप मैक्सिमम 4 बार डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, एक ही डेटा को 4 बार। 5वां बार आपको चांस नहीं मिलेगा, 5वां बार सीधा बोल देगा कि भाई थैंक यू, अब दोबारा से अपना प्रोसेस कीजिए, अब मेरे बस की बात नहीं है। हमने आपको बोला, 4 बार रिक्वेस्ट किया, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती होगा। क्या गलती होगा, तो अपना देखिए सीआरसी बिट, आप अपना देखिए कोडेड बिट्स, रेट मैचिंग देखिए, पंक्चुअलिंग पैटर्न देखिए, और जो आपका डेटा आया था ट्रांसपोर्ट ब्लॉक से, वो सब सारा चीज को देखते हुए आप भेजिए फिर दोबारा से मेरे को। मतलब डेटा को फिर से पूरे तरीके से प्रोसेस करके दीजिए मेरे को आप। तो ये हो गया आपका एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब ही हो गया क्या, इसमें नैक नहीं भेजेगा, इस प्रोसेस में नैक नहीं भेजता है, इस प्रोसेस में क्या भेजता है, DCI 0 भेजता है, ठीक है। और क्या भेजता है, देखिए नैक नहीं भेजेगा, पॉइंट लिख लीजिए, कंफ्यूज मत करना एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव में। अभी एडेप्टिव आपने देखा है, तो पहला केस है एडेप्टिव में क्या है, वो नैक कभी नहीं भेजेगा, नो नैक में लिखता हूं यहां पर, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको DCI 0 भेजेगा, और क्या भेजेगा, और इसमें भेजेगा NDI नॉट टॉगल भेजेगा, ठीक है, NDI नॉट टॉगल भेजेगा, तब जाके ये क्या करेगा, डेटा को रीड ट्रांसमिट करेगा। और तीसरा क्या पॉइंट है इसके अंदर, आपका देखा जाए तो एमसीएस कांस्टेंट था कि वैरी कर रहा था, बताइए। आपका एमसीएस कांस्टेंट नहीं है, एमसीएस नॉट कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है यहाँ पे। और आरबी क्या कर रहा था, आरबी चेंज हो रहा था, है ना, यही है ना जी, यही 4 पॉइंट है इसका, लिख लीजिए कहीं पर आप लोग कॉपी में, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा नॉन एडेप्टिव, तो देखना क्या डिफरेंस है, फिर आपको समझ में आया कि एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव में क्या डिफरेंस होता है। लिख लिया आप लोगों ने, मैं डिलीट करूं सारे को? हाँ सर, हम वो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक है, कॉपी रखा करो, स्क्रीनशॉट तो ठीक है, आप लोग के पास कॉपी भी रखा करो। कॉपी में क्या होता है ना, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है कि जितना बार कॉपी में लिखोगे उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि आदमी भूल जाता है बहुत बार। अब आते हैं नॉन एडेप्टिव। नॉन एडेप्टिव के केस में क्या होता है, अब वो देखते हैं। नॉन एडेप्टिव में आपका DCI 0 नहीं होता है, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, इसमें आपका DCI 0 नहीं होगा, ठीक है, और ना ही NDI टॉगल होगा यहाँ पर, ये दोनों आपका एब्सेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। NDI इसमें नहीं होता है, NDI नो NDI में कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, नो NDI और नो DCI, ठीक है, नो DCI 0, नो NDI। दूसरा, इसमें क्या होगा आपका मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसमें मतलब कि MCS जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब कंपेयर करते रहना, इसलिए मैंने बोला था कॉपी में लिखने के लिए। तीसरा क्या था, इसमें आपका नैक भेजेगा, क्या भेजेगा, नैक भेजेगा, उसमें क्या था, नो नैक था, इसमें नैक आपको भेजेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे ट्रांसमिट कर रहा है। तो पहले हमारा फिर से यूई है, इनोड भी है, इनोड भी ने क्या किया, DCI 0 भेजा, मतलब उसको अपलिंक ग्रांट रिसोर्स भेजा। फर्स्ट टाइम DCI 0 भेजेगा, लेकिन जब रीट्रांसमिट करेगा तो उसमें DCI वो नहीं भेजेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या किया इसने, नेटवर्क ने यूई को DCI 0 भेजा, मतलब अपलिंक ग्रांट रिसोर्स भेजा, MCS 8 भेजा और RB 0 भेजा, मतलब कि सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि तुमको मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम 8 यूज करना है, मतलब 2 बिट वाला यूज करना है। RB 0 है, मतलब नया डेटा है। यूई ने 4 मिलीसेकंड टाइम लगाया, डेटा को ट्रांसमिट किया, कौन से चैनल पे, PUSCH पे भेज दिया, RB 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नो DCI 0, मतलब DCI नहीं है, तो इसको मैं काट देता हूँ,
ठीक है। नेटवर्क ने सीधा बोल दिया क्या, नैक, और नैक कौन सा चैनल पे जाएगा, PHICH पे जाएगा। अगर आपको याद होगा तो पावर ऑन प्रोसीजर में आपको बताया था PHICH चैनल किस लिए यूज करते हैं, ACK और NAC के लिए। जब भी इनोडबी को ACK और NAC भेजना होगा तो वो किस पर भेजेगा, PHICH चैनल पे भेजेगा। तो NAC क्या किया, PHICH चैनल पे भेज दिया। मतलब सीधा बोलना चाह रहा क्या, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि आपने डेटा मुझे जो भेजा है वो मैंने रिसीव नहीं किया है, NAC भेज रहा हूं मैं आपको। यही बोला, नहीं मिला, 4 मिलीसेकंड के बाद बोला ठीक है मैं फिर से इसको रीट्रांसमिट करता हूँ। रीट्रांसमिट किस पे किया, PUSCH चैनल पे किया, और आरवी क्या हो गया इस बार, 2 हो गया, और MCS 8 हो गया। देखिए पहला बार भी MCS 8, सेकेंड टाइम भी MCS 8, तीसरी बार भेज रहा उस समय भी MCS 8, और चौथी बार जो भेज रहा MCS 8। मतलब MCS क्या है यहाँ पर, मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। जिस तरीके से एडेप्टिव में आपने देखा था कि आपका मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम वेरी कर रहा है, उस तरीके से यहाँ पर नहीं है। तो देखिए MCS 8 हो गया, आरवी लेकिन चेंज हो रहा है। आरवी 2 किस लिए यूज करते हैं हम लोग, रीट्रांसमिशन के लिए। तो फर्स्ट टाइम इसने 0 भेजा था जो कि न्यू डेटा के लिए होता है, सेकेंड टाइम इसने 2 भेज दिया। अब देखिए फिर से जब डेटा गया तो नेटवर्क बोला कि मुझे डेटा नहीं मिला है, तो फिर से क्या किया इसने क्या किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा किस पे, PHICH चैनल पे, और 4 मिलीसेकंड के बाद फिर से यूए ने क्या किया, उसी डेटा को फिर से रीट्रांसमिट कर दिया, और इस बार बोला RV3 MCS 8 रहेगा इस बार। लेकिन फिर से इनोडबी ने क्या किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। कितनी बार भेज सकता है, मैक्सिमम 3 बार नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक बार नया डेटा और 3 बार रीट्रांसमिटेड डेटा, मतलब मैक्सिमम 4 बार आपको रीट्रांसमिट कर सकता है, वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है वो। तो इस बार भी फिर से क्या कर दिया, रीट्रांसमिट PUSCH RV1 MCS 0। तो इस तरीके से देखा जाए तो 0, 2, 3 और 1 ये इसने क्या किया, अपना RV का सीक्वेंस बनाया, और फाइनली लास्ट में क्या कहा, मेरे को डेटा मिल चुका है तो ACK भेज दिया। ACK मतलब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, हाँ जी आपका डेटा मुझे मिल चुका है, और PHICH चैनल पे भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ, आपका 4 मिलीसेकंड के बाद फिर से वो न्यू डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। तो ये हो गया आपका नॉन एडेप्टिव का तरीका। कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया आपको एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव में क्या डिफरेंस था? ये पूछता है सवाल आपसे इंटरव्यूअर कि एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछता है। तो पहले तो याद रखिएगा एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव किसका पार्ट है, अपलिंक का पार्ट है, और डाउनलिंक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एडेप्टिव होता है। तो अब प्रोसेस आपको पता लग गया हो कि इनोड भी कैसे ट्रांसमिट कर रहा है और यूई कैसे ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि यूई को कैसे पता है भाई कि कौन सा प्रोसेस को यूज करना है, एडेप्टिव यूज करना है या नॉन एडेप्टिव यूज करना है, यूई को कैसे पता चलता है?